In this video, I am going to discuss how I got exemption in SCMP कि मैंने एग्जाम्पशन किस स्ट्रेटजी से स्कोर करी थी एंड आपको भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आपकी भी कोस्ट में एग्जाम्पशन आए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये 4 पॉइंट्स कि कोस्ट में डिफ़िकल्टी क्या क्या आती है, कि कोस्ट में हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, मींस किसी टीचर का मटेरियल यूज़ करना है या स्टडी मेट यूज़ करना है या कोई एक्स्ट्रा बुक्स परचेज़ करनी है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ रिविजन, कि कितनी रिविजन्स चाहिए हमें कोस्ट में एग्जाम्पशन लाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में होता है कि उसने 3 to 4 रिविजन्स करी थी कोस्ट में 60+ स्कोर करने के लिए, कि हमें कितने स्कोर करना चाहिए। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टडी मटेरियल कंसेप्ट्स। जो भी हमारे टीचर्स हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो स्टडी मटेरियल को ही मॉडिफाई करते हैं अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए या अपना मटेरियल यूज़ करने के लिए। तो मैंने तो स्टडी मटेरियल ही यूज़ किया था। कोस्ट में 12 चैप्टर्स हैं टोटल। द 5th चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड फॉर November 21 एग्जामिनेशन, सो इस चैप्टर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड जो भी हमारे 11 चैप्टर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या हमें थ्योरी पढ़नी है एंड किस कंसेप्ट्स में हमें ज़्यादा फोकस देना है, जिस पे से केस स्टडी आ सकती है या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू SCM स्ट्रेटजिक कोस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजिक कोस्ट मैनेजमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ SCM स्ट्रेटजिक कोस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस, इस पे हम स्पेसिफिक फोकस रखेंगे। द थर्ड टॉपिक इज स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें मेन फोकस हमारा पोर्टर 5S एनालिसिस पे होना चाहिए। इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड केस स्टडी भी है। The fourth topic is differentiation advantage versus low cost advantage. Next topic is value chain approach for assessing competitive advantages. And the last topic is value show model. ये नया कंसेप्ट है, इसको भी हम रीड आउट करेंगे। सो हमने देखा कि इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं, तो हम इस चैप्टर की पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट हमें कह रहा है, उस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली अप्लाइड करेंगे। अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, मींस जो भी लास्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें थ्योरी भी यूज़ करी जा रही है हर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, कि एंड टू एंड वो चाहते हैं कि आप कंसेप्ट को अप्लाई करो, कि उसमें हमें क्या सजेशन देनी चाहिए, क्या कंसेप्ट में एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई है। ऐसे क्वेश्चंस हमें बार बार आ रहे हैं। सो हम इस चैप्टर में जो भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 2 कंपोनेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इसमें हमें मेनली फोकस रखना है कि हम उस एक्सपेंस को डाइवर्सिफाई कर सकें कि वो गुड क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है। द नेक्स्ट टॉपिक इज TQM। TQM में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसमें 6C है कि उसमें हम डिस्कशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डीमिंग 14 पॉइंट्स मेथडोलॉजी, कि डीमिंग्स के जो 14 पॉइंट्स है उसको रीड आउट करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज EFQM एक्सीलेंस मॉडल। इस मॉडल को हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया है, वो आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोटेड 5 स्टेप मेथड। इस मेथड में हमें बताया गया कि इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इस मॉडल को भी हम समझेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये इजी कंसेप्ट है, ये पहले भी हम +1 +2 में रीड आउट कर लिया है हमने। द लास्ट टॉपिक इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। इस पे भी अब क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। द थर्ड चैप्टर इज लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये टॉपिक्स स्टडी मैट के अकॉर्डिंग है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है लीन सिस्टम, कि लीन सिस्टम का मीनिंग बताया गया इसमें, उसके फीचर्स हैं, जस्ट इन टाइम है, जस्ट इन टाइम के फीचर्स हैं। द थर्ड टॉपिक इज़ काइजन कोस्टिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हमने ध्यान से करना है एंड इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 5S। 5S भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है।
इस टॉपिक के ऊपर भी हमारी वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें पूरे ध्यान से करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम रीड आउट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमें केस स्टडी आ सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। BPR एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें पूरे ध्यान से करना है एंड इसके ऊपर भी एक केस स्टडी आ सकती है। BPR के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन स्टडी मेड में दी हुई है। मेन फोकस हमें इस चैप्टर पे देना है काइजन कोस्टिंग पे, 5S पे, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे, सिक्स सिग्मा पे एंड BPR पे। सिक्स सिग्मा पे भी एक केस स्टडी पहले आ चुकी है, काइजन कोस्टिंग पे भी आ चुकी है एंड 5S पे भी आ चुकी है। तो हमें इन टॉपिक को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमें बताया कि कॉस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग का मीनिंग बताया गया है एंड उससे पहले एक डिफरेंस है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में। उसके बाद लाइफ साइकिल कोस्टिंग है, मीन्स प्रोडक्ट की कैसे कैसी कॉस्ट आती है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद ग्रोथ में, फिर डिक्लाइन में। फिर पेरेटो एनालिसिस है कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट को। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आज के टाइम पे कंपनीज में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि इन्वायरमेंटल की जो कॉस्ट है उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर, पेरेटो एनालिसिस के ऊपर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए, सो इसके ऊपर हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। द चैप्टर 6 इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। इस चैप्टर में मेनली हमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में कि कौन कौन से फॉर्मूले ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से हमें देखना है, इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन या केस स्टडी कम ही आती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज कि उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे एंड कैसे उसको हम लर्न कर सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 7 प्राइसिंग डिसीजन। आज के टाइम पे प्राइसिंग डिसीजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया कि प्राइस को हम कैसे रखें या प्राइस को कैसे हम रिड्यूस करें। इस चैप्टर में कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ प्राइसिंग की थ्योरी की है, क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर कि अलग अलग मार्केट्स में कैसे हम प्राइस को रखेंगे, जैसे कि मोनोपोली मार्केट में, परफेक्ट मार्केट में उसको कैसे प्राइस को हम रखेंगे। द प्राइसिंग पॉलिसीज, किस बेसिस पे हमें प्राइसिंग करनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्राइसिंग मेथड्स कैसे हैं, कॉस्ट प्लस है या सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है, उसको हम मेथड्स को हम सभी डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन कि रिसेशन के टाइम पे हम प्राइस कैसा रखें कि हमारी जो कॉस्ट कवर होती रहे और हमारी जो मशीन्स है वो यूटिलाइज होती रहे, वो डिप्लीट ना हो। प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, उससे हम प्राइस कम कब रख सकते हैं एंड क्यों रखेंगे, ये सभी डिस्कशन है इस चैप्टर में। मेनली फोकस इस चैप्टर में हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल में कि प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, वो डिस्कशन इस चैप्टर में ज़रूरी है। प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट मीन्स ये टॉपिक की स्टडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी। इसके ऊपर एक केस स्टडी दी हुई है कि परफेक्ट मार्केट में कैसे हम प्राइस को रखेंगे, मोनोपोली मार्केट में कैसे रखेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हम कैसे रखेंगे। उसके आगे है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राइसिंग मेथड्स कि मेथड्स कौन कौन से हैं, वो थ्योरी ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आ सकता है एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी आ सकता है। ये चैप्टर 7 की पूरी समरी थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बन चुका है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। मीन्स उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड उसको हम एनालाइज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करी गई हैं, उस थ्योरी को हम समझेंगे। ये सभी टॉपिक्स हैं जो हमें रीड आउट करनी है इस चैप्टर में, बट
मैंने अपने टाइम पे फोकस मेन दिया था बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच पे कि ये अप्रोच कहाँ पे यूज़ होगी एंड इस अप्रोच में क्या क्या हमें टेक्निक्स हैं एंड कैसे इस अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ परफॉर्मेंस पिरामिड। इसमें हमें एक पिरामिड बताया गया था कि उसको हम कैसे हम देखेंगे एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे इसी मॉडल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि इससे क्वेश्चन मेनली आता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड द नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड द लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्मेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। तो उसमें हम कैसे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, इसकी वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर दे रखी है एंड बैलेंस स्कोर पे भी अब हमारी वीडियो आ चुकी है। जो टॉपिक्स पेंडिंग है उस पर हमारी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। तो मेनली आपको इन्हीं टॉपिक्स पे मेनली फोकस करना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए। ये कोई ABC एनालिसिस नहीं है, ये मेनली यही है कि कौन से टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस देंगे एंड कौन से टॉपिक्स को कम फोकस देंगे, कि फोकस ओरिएंटेड हमें चलना है। क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम रीड आउट करके भी हमारे माइंड में रहते हैं, बट कई टॉपिक्स हैं जिनमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें याद ही करने पड़ते हैं। तो ये मैंने एक डिफरेंस बताया है कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। एंड द चैप्टर 9 इज़ डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इस चैप्टर में डिस्कशन मेनली यही करी गई है कि अगर हम एक इंडस्ट्री में द 9th चैप्टर इज़ डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग मीन्स एक कोई भी फैक्ट्री है उसमें एक से ज़्यादा डिवीज़न हो सकती है एंड एक डिवीज़न जैसे 1 है एंड एक डिवीज़न 2 है, तो उस डिवीज़न में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसकी प्राइसिंग हम कैसे करेंगे वो इस चैप्टर में डिस्कशन करी गई है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, उसमें बताया गया है ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता क्या है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स क्या हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस मीन्स एक जो डिवीज़न 1 है उसका भी मेनली ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग के डिसीजन को लेना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट मीन्स एक डिवीज़न 1 है एंड एक डिवीज़न 2 है, उनमें कोई ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट है, मीन्स वो चाहता है कि उस कन्फ्लिक्ट को रिमूव करा जाए, उसके लिए डिस्कशन करी गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग मीन्स एक कोई फर्म की डिवीज़न A इंडिया में है एंड डिवीज़न B कोई बाहर है, तो उस डिवीज़न को कैसे हम प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे एंड किस प्राइस पे करेंगे वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। मेनली हमें इस चैप्टर में फोकस करना है ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स को, क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं प्राइसिंग करने के लिए। ये चैप्टर मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, तो हमें इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है कि हम जो भी थ्योरी रीड आउट करेंगे उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाइड करेंगे। मीन्स अगर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने की कोई प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में। द नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इस चैप्टर में मेनली ये टॉपिक्स कवर करे गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट उसमें हम कैसे ABC अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ABC या डिसीजन मेकिंग टूल। इस चैप्टर में मेनली फोकस हमें इस 3 टॉपिक्स पे करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ये मेनली एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चैप्टर है, मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर कोई आएगा उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमें अप्लाई करनी है एंड थ्योरेटिकल भी, मीन्स हमें जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है, मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर कोई सोल्यूशन हमें मांगता है कि ABC अप्रोच को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें थ्योरी तो एक्सप्लेन करनी है, साथ में प्रैक्टिकली उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसकी डिस्कशन इस चैप्टर में 11 इज़ बजटरी कंट्रोल। मीन्स ट्रेडिशनल बजट एक हमारे होते थे, एक मॉडर्न कंसेप्ट आ गया बजटरी का, उस मॉडर्न कंसेप्ट को हम बोलते हैं बियॉन्ड बजटिंग। बजटरी कंट्रोल में हमें क्वेश्चंस ज़्यादातर
कैसे बजट बनाएंगे, कैश बजट बनाएंगे, सेल्स बजट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस आ रही हैं। इस चैप्टर में मेनली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसके ऊपर हमारे की स्टडी भी आती हैं एंड इसको कैसे हमें प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, वो हम मेनली इसको लर्न करना है इस चैप्टर में। बजटरी कंट्रोल एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में हमें आ सकता है कि बजट कोई बनाओ, एंड थ्योरेटिकल में मेन हमें टॉपिक कवर करने हैं फीडबैक, फीड फॉरवर्ड एंड बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग की मैंने आपको पहले ही एक यूट्यूब वीडियो बना के दे दी है, एंड जो भी टॉपिक्स पेंडिंग है उसके ऊपर हर टॉपिक पे एक यूट्यूब वीडियो आपको मिलेगी। हमें मेनली फोकस इस चैप्टर पे रखना है फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। ये कंसेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि फीडबैक अप्रोच हम कैसे अप्लाई करेंगे एंड फीड फॉरवर्ड अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे। एंड बियॉन्ड बजटिंग एक मॉडर्न कंसेप्ट है, तो इसके ऊपर एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगी ट्रेडिशनल कंसेप्ट से ज़्यादा। तो इस चैप्टर में मेनली चैप्टर 11 बजटरी कंट्रोल में यही टॉपिक्स कवर करने हैं। चैप्टर 12 स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक फुली फ्लैश्ड प्रैक्टिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग के फॉर्मूलाज हैं उसको लर्न करना है। लर्न इस तरह से नहीं करना कि हमें क्रैम करना है, लर्न इस तरह से करना है कि पहले हम रीड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। मीन्स वो जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे बना है एंड कैसे उसको अप्लाई करना है। उसके बाद मेनली एनालिसिस है वेरिएंसेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेरिएंसेस है उसको एनालाइज करना कि अगर कोई नेगेटिव आ रहा है, अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या उसका कोई डिसएडवांटेज है, उसको पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन करना उस वेरिएंसेस की, वो इस चैप्टर में मेनली डिस्कस किया गया है। रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट को कैसे हम रिकन्साइल करेंगे उसके ऊपर मेन फोकस देना है। एंड रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस की हर जो वेरिएंसेस हमारे आ रहे हैं जो हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग निकाले हैं, तो उसको रिपोर्टिंग कैसे करना है। इस चैप्टर में हर एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, तो इस चैप्टर पे हम मेनली फोकस करेंगे। तो ऐड ऑन मीन्स हमने अब पूरी थ्योरी पढ़ ली है एंड पूरा जो भी कंसेप्ट्स है वो हमारे माइंड में क्लियर है, हमने 1 to 2 टाइम्स वो रिपीट कर ली है एंड अब हम पूरे कंसेप्ट्स वाइड्स क्लियर हैं। तो उसके बाद हमें केस स्टडी पढ़नी है 24। ये जो केस स्टडी है ये थ्योरी बेसिस हैं, जो टॉपिक्स हमें चैप्टर में कवर करे गए हैं उसके ऊपर ही केस स्टडीज बनाई गई है कि अगर किसी कंपनी में ये प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये केस स्टडीज़ हमें पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करनी है एंड पूरी तरह से समझनी है। मीन्स इसमें कोई भी क्रैमिंग वाला पोर्शन नहीं है, मीन्स इसको लर्न नहीं करना, इसको हमने रीड करना है, एनालाइज करना है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहे हैं। उसके बाद हमें प्रिपरेशन के लिए मतलब अपनी रिवीजन के लिए केस स्टडी डाइजेस्ट दिया गया, स्टडी मैट की तरह ही है। ये ICA ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें 14+12 केस स्टडीज़ हैं। उस केस स्टडीज़ को हमने पढ़ना नहीं है, वो हम अपने टेस्ट करेंगे। मीन्स हमने थ्योरी तो सारी पढ़ ली, पूरे कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 23 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के ऊपर, इसको भी हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमें कोई ऐड ऑन कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं देने पड़ेंगे कि जो वेबसाइट्स अब लॉन्च हो रही हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो हम खुद ही अपना एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं क्या हम वो अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐड ऑन थी कि हमें जो थ्योरी के बाद पढ़नी है। एंड द मेन फोकस इज़ रिवीजन ये नहीं होता कि हम 1 to 2 टाइम्स कर रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स कोई बच्चा कर रहा है तो डेफिनेटली पास आउट होगा। रिवीजन की एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, पहले हमें थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मीन्स जो भी कंसेप्ट हमारे स्टडी मैट में दिया है उसको हमें रीड आउट करना है। रीड आउट हमने कर लिया, उसके बाद हम केस स्टडीज़ करेंगे कि जो भी कंसेप्ट्स के ऊपर केस स्टडी आती है, मीन्स जो भी कंपनीज ने पास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस करी थी उसको ऊपर कोई भी केस स्टडी डिस्कशन है उसको हम रीड आउट करेंगे एंड उसको समझेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोस्टिंग को अब एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट बना दिया गया कि जो भी लाइफ में हमारी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाले जा रहे हैं कि उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो उसमें हम अकेला आंसर लिख के
मीन्स प्रैक्टिकली आंसर सॉर्ट आउट करके उसको नहीं लिख सकते, साथ में हमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे हमने अप्लाई किया उस कंसेप्ट को एंड कैसे हमारा सोल्यूशन आया। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए केस स्टडी डाइजेस्ट है, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं एंड केस स्टडीज़ भी हैं एक्स्ट्रा। जब ये पूरी रिवीजन, ये इतना पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम एमटीपी पढ़ेंगे जो हमारी लेटेस्ट होगी, एंड अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम एमटीपी पास्ट भी पढ़ सकते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आईसीए लॉन्च करता है वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो भी आरटीपी में क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट होंगे क्वेश्चन पेपर में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सभी मटेरियल आईसीए अपने अकॉर्डिंग ही बनाता है, तो क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आरटीपी में हमें टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं कि पास्ट में कोई क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम एनालाइज करेंगे कि इस बार भी क्या आ सकता है, कि क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहता है आईसीए अपने क्वेश्चन पेपर में। तो ये हमारी फ़र्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगी। इस फर्स्ट रिवीजन के बाद हमें एक सेकंड रिवीजन देनी है। सेकंड रिवीजन यही नहीं होती कि हम फर्स्ट जैसी करें। फर्स्ट में अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उतना फोकस नहीं दे पाते जितना कि हम सेकंड रिवीजन में देंगे। फर्स्ट रिवीजन में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सेकंड रिवीजन में हम जब करेंगे तो एक तो हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, साथ के साथ अगर हमारे कोई क्वेश्चन पढ़ने में पहले प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस बार हमें प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो सेकंड रिवीजन एक ऐड ऑन रिवीजन है, मींस पॉलिशिंग रिवीजन है। मींस जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसको हम पॉलिश कर रहे हैं कि हमारे कंसेप्ट्स एकदम से प्योरली क्लियर हो जाएं, कि हम पेपर में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि पेपर में हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, तो उससे पहले हमें एनालाइज करना वो किस चैप्टर से आ रहा है एंड किस टॉपिक का है, वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो सेकंड रिवीजन में हम अब चैप्टर्स को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये चैप्टर है उसको रीड आउट करा दोबारा से, फिर हम देखेंगे उसके क्वेश्चंस क्या हैं। सेकंड रिवीजन में टेस्टिंग की है मेनली, कि जो कंसेप्ट्स हैं हम उस चैप्टर को देखा एंड उस चैप्टर कंसेप्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको देखेंगे कि हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो ये मेनली एक टेबल है कि अपनी रिवीजन कैसी करनी चाहिए। इस टेबल को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप प्रिंट करके इसको टेस्ट कर सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। नाउ आई विल डिस्कस द टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक मैंने यूज़ करी थी एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम्स में पहले मैंने फोकस करा कि मैंने पहले टारगेट रखा 20 डेज़ का कोस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कोस्टिंग को याद रखना एंड उसके कंसेप्ट्स को एनालाइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैंने मेन फोकस कोस्टिंग में ही रखा SCMP में। 20 डेज़ में मैंने कैसे करा, कोस्टिंग में मैंने पहले कंसेप्ट्स को रीड आउट किया एंड एनालाइज किया कि इस टॉपिक में इस चैप्टर में ये बात हो रही है। उसके बाद मैंने जो भी चैप्टर्स के बाद क्वेश्चंस थे, या तो आप स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या किसी टीचर का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कि आपको जो कुछ भी सिंपल लगता है तो उस कंसेप्ट्स को आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस में आपको पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, फिर उसके बाद अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है, आंसर को आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है कि इसी टाइम पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हम मैच करेंगे उस आंसर को, जो हमने रिटर्न में आंसर दिया उसको मैच करेंगे स्टडी मटेरियल के आंसर से, कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कंसेप्ट को नेक्स्ट टाइम रीड आउट करेंगे कि हमारे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम थी या हमें कुछ याद नहीं रहा। ये तो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है केस स्टडी। केस स्टडी अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे जो भी ICA के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। उसमें केस स्टडी में यही होता है कि जो हमें कंसेप्ट्स हमने समझे थे उसके अकॉर्डिंग ही केस स्टडीज़ आती हैं, कि वो अगर कंपनी में ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसका सल्यूशन क्या है। मेनली कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना।
तो ये केस स्टडीज़ एक हमारे स्टडी मटेरियल के साथ एक एक्स्ट्रा मटेरियल आता है केस स्टडी के लिए, उस केस स्टडी को पढ़ना है एंड उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट है। इसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो कंसेप्ट्स प्लस केस स्टडी हमने पहले पढ़ रही है उसको हम अभी टेस्ट करेंगे कि क्या हम विदाउट आंसर पढ़े केस स्टडी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मैच कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस के लिए कि हमें कंसेप्ट्स में हमारा जो होल्ड है अच्छा है या नहीं है। ये तो था जो भी हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी मटेरियल दिया हुआ है उसको रीड करना, एनालाइज करना एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करना। उसके बाद हम एमटीपी कर सकते हैं, आरटीपी कर सकते हैं। मैंने ये जो पूरा मटेरियल था, जो फर्स्ट रिवीजन थी, ये 12 डेज़ में कंप्लीट करी थी। आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को टाइम दे सकते हैं। मैंने 12 डेज़ में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने सेकंड रिवीजन स्टार्ट करी। सेकंड रिवीजन में मैंने सीधा क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है उसमें ध्यान दिया कि जो क्वेश्चंस मैंने स्टार मार्क कर रहे थे पहले रिवीजन में कि ये मेरे को डिफ़िकल्ट लगे थे, उस क्वेश्चंस को मैंने रिटर्न में प्रैक्टिस करी। उसमें देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस कंसेप्ट्स को फिर मैंने रीड आउट करा कि मेरे कंसेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। ये रिवीजन होने के बाद इसमें मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ लगते हैं इस रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में। अब 12 + 4 डेज़ या 5 डेज़ 17 डेज़ हो गए। अब हमारा पूरा स्टडी मटेरियल या कोई भी हम टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हो गया एंड हमारी केस स्टडीज़ कंप्लीट होगी। अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से। अब हमारा जो भी मटेरियल है वो कवर है। अब उसके बाद हम एमटीपी, आरटीपी को यूज़ करेंगे, पास्ट क्वेश्चन पेपर को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। सो द लास्ट स्टेप इज़ एमटीपी, आरटीपी। बच्चे क्या करते हैं कि एमटीपी, आरटीपी को पहले पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चंस जो पहले आए हैं वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे। तो हम कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं देते। कंसेप्ट्स पे फोकस देना मेन पार्ट है अगर हमें 60+ स्कोर करने हैं। तो मेनली मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने कंसेप्ट्स पे फोकस ज़्यादा रखा, कंसेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर करे, उस कंसेप्ट्स को मैंने क्वेश्चंस में अप्लाई करा। दैट्स वाई उसकी रिटन प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा थी एग्ज़ाम्स में। रिटन प्रैक्टिस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। सो रिटन प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसी तरह से हम 60+ स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।